नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 12वीं के भूगोल विषय की। कक्षा 12वीं में भूगोल विषय में एक किताब है जिसके 2 भाग किए हुए हैं। एक है मानव भूगोल के मूल तत्व और दूसरा जो किताब का जो भाग है उसका नाम है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारत, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के नाम से। दोस्तों, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हमारे बहुत अच्छे नंबर आते हैं। अगर हम रणनीति के तहत अगर इसकी तैयारी करें तो हमें बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। एक बार आप अगर इस अंकों का देख लें, आपको जानकारी होगी। आपकी कक्षा 12वीं में 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपके 30 नंबर प्रायोगिक परीक्षा के होते हैं और 14 नंबर आपके सत्रांक के होते हैं। बाकी के जो शेष रह गए हैं 56 नंबर, वो आपके इन 2 पार्ट, ये किताब तो एक है लेकिन इसके भाग 2 हैं। उनमें आपके 28 नंबर के 2 भाग हैं। एक 28 नंबर का जो भाग है वो है आपके मानव भूगोल के तत्व वाले पार्ट में से, और एक पार्ट में है आपके भारत की जनसंख्या और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में। भूगोल का जो मानव भूगोल के तत्व जो है इसके पार्ट दिए गए हैं, उसमें देखिए मानव भूगोल का परिचय दिया गया है। ये 4 नंबर का है जिसमें आपके टॉपिक कौन कौन से होंगे। इसमें आपको तैयार करना होता है भूगोल की परिभाषा, फिर मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विशेषत्व और मानव भूगोल का महत्व। इसका एक और भाग है जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। हालांकि बहुत सारी जनजातियों का उल्लेख इस किताब में दिया हुआ है, लेकिन वर्णन जो किया गया है वो 4 ही जनजातियों का किया गया है। एक है आपके टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली एस्किमो जनजाति, एक आपके कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली बुशमैन, और एक है ये पठारी क्षेत्र की आपकी गौंड जनजाति, और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली भील जनजाति। इसमें 2 भारतीय हैं और 2 दूसरे विदेशी है। इन जनजातियों का हमें वितरण पढ़ना होता है, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में जानकारी लेनी होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि इस पे बड़ा सवाल कम आने के चांस होते हैं। अगर कोई बड़ा सवाल आ सकता है तो वो जनजातियों से रिलेटेड हो सकता है। हमारा जो इसका दूसरा भाग है वो है विश्व की जनसंख्या। ये काफ़ी बड़ा भाग है, इसमें एक निश्चित तौर पर बड़ा सवाल आता है और छोटे छोटे सवाल भी बहुत आते हैं। ये 6 नंबर की यूनिट है। इसमें आपको जनसंख्या का वितरण, घनत्व और उनको प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या की वृद्धि के क्या कारण हैं, और उस वृद्धि के कारण जो जनसंख्या के अंदर जो समस्याएं पैदा होती है वो है, समस्याओं के बाद में उनका समाधान, और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है, ये चीज़ें इस यूनिट में हम पढ़ते हैं। जनसंख्या की संरचना या जनसंख्या की हम कह सकते हैं सामाजिक विशेषताएं, जैसे आयु वर्ग है, लिंगानुपात है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है, ये इसमें आती है। एक व्यावसायिक संरचना भी दी हुई है, यहाँ नहीं दी है लेकिन पाठ में दी हुई है। हम बात करें इसके साथ ही प्रवास की, तो प्रवास की संकल्पना क्या है, प्रवास कितने प्रकार का है, प्रवास के कौन कौन से पक्ष हैं और प्रवास की वजह से कौन कौन सी समस्याएं आती है। और इसी का एक छोटा सा भाग दिया हुआ है मानव विकास संकल्पना। ये अच्छी और बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है और ये 6 नंबर की भी है। उसके बाद जो दोस्तों दी गई है वो है मानव भूगोल में मानव अधिवास। इस किताब में हम विश्व लेवल पर बात करेंगे, विश्व स्तर पर बात करेंगे। अधिवास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से इसके प्रतिरूप होते हैं और उसकी समस्याएं क्या होती है। नगरीय बस्तियों की भी जो स्लम्स होते हैं यानी कच्ची बस्तियां जो होती है उनकी भी समस्या है, तो उनका समाधान कैसे होगा। ये सब चीज़ें भौतिक प्रश्नों से जुड़ी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 4 नंबर के सवाल आते हैं। और एक आपके इसके अंदर अलग से एक स्टडी दी, केस स्टडी दी गया है अपने एशिया की सबसे बड़ी जो कच्ची बस्ती है धारावी, जो अभी काफ़ी पॉपुलर है। कोविड-19 को लेकर आपने टेलीविज़न पर देखा भी होगा। अब हम बात करते हैं आगे की, एक यूनिट और है बहुत महत्वपूर्ण है, वो है विश्व में मानव के व्यवसाय। देखो, अर्थशास्त्र में मानव के 3 प्रकार के व्यवसाय बताए गए हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। लेकिन भूगोल में
इसको 5 भागों तक बांटा गया है। प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसमें कौन कौन से काम आते हैं, जैसे कृषि, खनन, आखेट, पशुपालन, संग्रहण, मत्स्य, आदिम संग्रहण, ये सब चीज़ें प्राथमिक जो भूमि के प्रत्यक्ष विद्वान से जुड़ी हुई होती है। द्वितीय व्यवसाय जो है वो उसकी संकल्पना क्या है, और इसमें ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण उद्योगों को इसमें शामिल किया जाता है, और उसमें अलग अलग जो जो उद्योग हैं कौन कौन से, जैसे खनिज पर आधारित उद्योग होते हैं, कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं, पशुओं पर आधारित उद्योग होते हैं, आपके वनों पर आधारित उद्योग होते हैं, तो इन सब के बारे में इसमें बताया जाता है। तीसरी इसके जो व्यवसाय के बारे में, तृतीयक व्यवसाय की बात करें तो इसमें समस्त प्रकार की सेवाएं आ जाती है, लेकिन इसमें एक अलग से भाग किया गया है, वो यह है चतुर्थक व्यवसाय, जो ज़्यादातर शोध कार्य या अनुसंधान से जुड़े हुए कार्य होते हैं। और एक और दिया गया पंचम व्यवसाय, इसमें उच्च स्तर के निर्णय लिए जाते हैं, उच्च स्तर का काम किया जाता है जो मोबिलिटी ज़्यादा बढ़ाता हो। चलिए, ये एक यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 5 यूनिट दी गई है जो हमारे विश्व में परिवहन और संचार और व्यापार, ये तृतीय व्यवसाय की तीनों विशेषताएं होती है, इनके बारे में इसमें दिया गया है। 4 नंबर की है, जिसमें पहले हम स्थल परिवहन के बारे में बात करेंगे, जिसके 2 भाग हैं, सड़क और एक है रेल। दूसरा है जल परिवहन, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें भी हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आंतरिक जलमार्ग, जो किसी महाद्वीप में या किसी देश के अंदर जो नदियां हैं या बड़ी बड़ी झीलें हैं उनके अंदर जो परिवहन होता है वो कहलाता है आंतरिक जल परिवहन। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्ग, ये हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश में समुद्र या महासागरों के द्वारा हम पहुंचते हैं, उसमें हम बड़े बड़े शिप चला के पहुँचते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्ग है। वो कुछ मार्ग इस किताब में दिए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण बंदरगाह और कुछ नहरें हैं जो सागर को सागर से या महासागर को महासागर से या महासागर को सागर से जोड़ती है। बड़ी प्रसिद्ध नहरें हैं, जैसे 2 का यहाँ उल्लेख किया गया है, एक है स्वेज नहर और एक है पनामा नहर। बात करते हैं, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे वायु परिवहन की। वायु परिवहन भी 2 प्रकार का होता है विद्यार्थियों। एक होता है अंतर्राज्यीय वायु मार्ग या अंतर्देशीय मार्ग, वायु मार्ग, जो एक देश और उसके पड़ोस के जो छोटे मोटे जो देश हैं उसी के अंदर वो वायु सेवाएं देते हैं। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग, जिसमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या दूर दराज के देशों में व्यापारिक या यात्रिक जो विमान होते हैं, वायुयान होते हैं या एयरप्लेन होती है, वो सेवाएं देती है। वो उसके भी प्रमुख मार्ग है, उनकी भी इस पाठ में चर्चा दी गई है। और एक और नया तरीका का दिया गया, वो दिया गया है पाइपलाइंस। आजकल तीनों रूप से पदार्थ को, जैसे अगर मान लीजिए लिक्विड तरल जो पदार्थ होते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, एक गैस है जैसे प्राकृतिक गैस है, और आजकल तो ठोस जो वस्तुएं होती हैं जैसे कोयला है, लोहा अयस्क है, उसको पानी में घोलकर भी पाइप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। और कुछ ऐसे उदाहरण भी है, जैसे हम यूँ समझ सकते हैं कि हमारे घरों में पानी की जो सप्लाई होती है वो जल परिवहन का एक छोटा अलग टाइप का रूप है। लेकिन एक विचित्र बात ये भी है कि जैसे न्यूजीलैंड है, वहाँ जनसंख्या कम है और फार्म हाउस बहुत दूर होते हैं, तो वहाँ पर भी पाइपलाइन, दूध को पाइपलाइन के द्वारा फार्म हाउस से और फैक्ट्रियों तक भेजा जाता है या सिटी में भेजा जाता है। तो दूध का भी पाइपलाइन से, पानी और तो प्राकृतिक जो खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये सब चीज़ें आजकल पाइपलाइन से भेजी जाती है, जिसमें हम इस पार्ट में कुछ चुनिंदा जो महत्वपूर्ण पाइपलाइन है उनके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही इसी यूनिट के अंदर आपके है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और उसमें हमारे भारत की क्या भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 देशों के बीच में या 2 से अधिक देशों के बीच में जो व्यापारिक गतिविधियाँ होती है वो इसके अंतर्गत आती है, और इसके लिए बहुत सारे संगठन हैं। शुरुआत में तो WTO की स्थापना होती है, लेकिन WTO से पहले गेट GATT का नाम से एक संस्था बनी थी, जो आगे जाके WTO में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद में स्थानीय या प्रादेशिक संगठन भी बहुत सारे बने, जिनके बीच में
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इसके प्रकार वगैरह हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और इस WTO है इसका, या प्रादेशिक जो व्यापारिक संगठन बने हुए हैं उनका भारत पर क्या प्रभाव है और भारत उनको उनमें अपनी किस प्रकार से भूमिकाएं निभाता है, ये हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे आधुनिक जनसंचार के उपकरण है। जैसे आजकल आपने देखा, नाम सुना होगा, प्रायोगिक पिछले कक्षा में 11वीं में आपने प्रायोगिक भूगोल में आपने GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनका नाम सुना होगा, या आपने अखबारों में एक्सट, इनसेट, PSLV ऐसे नाम सुने होंगे। ये हमारे उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, जिनको हम हमारी पृथ्वी से, हमारे भारत में भी जैसे हरिकोटा से इनसे हम इनको लॉन्च करते हैं, आसमान में छोड़ते हैं और ये हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो ये विश्व स्तर पर काम हो रहा है, हर देश ये काम कर रहा है। तो दुनिया की कुछ चुनिंदा ऐसे रिसर्च सेंटर या ये रॉकेट सेंटर बने हुए हैं जहाँ से ये सैटेलाइट छोड़े जाते हैं और पृथ्वी पर क्या क्या घटनाक्रम होती है, ये सब चीज़ें वो बताते हैं। इन सब बातों की हम इसमें चर्चा करेंगे, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट है, मोबाइल है, ये सब चीज़ें आप आजकल जानते ही हैं। और एक लास्ट यूनिट इसमें दी गई है, वो आपके ज़्यादा नहीं है, इसमें से छोटा सवाल अक्सर हर बार पूछते हैं परीक्षा में, वो होता है हमारा पर्यावरण। हमें चारों ओर से जिसने घेर रखा है, 4 प्रकार की मंडल है जो उसने हमको चारों ओर से घेर रखा है। उन्हीं में जैविक और अजैविक पदार्थों का जो संतुलन है वही हमारे पर्यावरण का संतुलन बना रखता है, जिसको इकोसिस्टम भी या पारिस्थितिकी तंत्र भी हम लोग कह देते हैं। इसमें हम पर्यावरण के कुछ समस्याएं हैं, पर्यावरण के कुछ मुद्दे हैं, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के कितने प्रकार हैं, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण होना, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और एक आखिरी में इसमें बात पढ़ेंगे, पर्यावरण की तमाम समस्याओं को देखने के बाद विश्व स्तर पर WTO है या मान लो WHO है, एक WEO है, तो ये सब जो संगठन बने हुए हैं ये हमारे पर्यावरण के संदर्भ में क्या क्या करते हैं। UNO इसमें ज़्यादा भूमिका निभाता है, तो वहाँ पर उसके प्रभाव में आकर कुछ विश्व स्तर के पर्यावरण पर संबंधित बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं। तो उन सम्मेलन की क्या भूमिका रही और उसने पर्यावरण के लिए कौन कौन से निर्णय लिए, उन सब की चर्चा हम इसमें करेंगे। कुल मिला के हम पहली जो यूनिट है उसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो हमारी कल की जो कक्षा शुरू होगी वो आपका पहला पार्ट जो मैंने बताया है, ये सबसे पहले दिया गया है। 4 नंबर की एक यूनिट दी हुई है। इस 4 नंबर की यूनिट को जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आपके ये दी हुई है, 1 मिनट, जैसे ही दी हुई है आपके मानव भूगोल का परिचय, जिसमें हम सबसे पहले कल बात करेंगे 2 टॉपिक पर। हम बात करेंगे एक तो मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, उसे संदर्भ में कुछ विद्वानों ने क्या क्या बातें कही है। दूसरी हम बात करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। इन 2 विषय को लेकर हम, टॉपिक को लेकर हम कल की कक्षा में आपके सामने आएंगे और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये छोटा सा जो परिचय दिया है मैंने वो आपको कैसा लगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और हमारी कक्षा का आप फ़ायदा ले सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को भूगोल विषय के अंदर हम मदद कर सकें और वो अपने भूगोल विषय की जानकारी को बेहतर बना सकें और आने वाली जो कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो उसमें अच्छे नंबर लाकर, सब बातें हम इस सारी क्लासों में करेंगे। अंक निर्धारण वगैरह आज जैसे मैंने बताया वैसे ही मैं आपको समय समय पर बीच में वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि किस तरह बोर्ड के प्रश्न आते हैं और उनका जवाब किस तरह से लिखते हैं, कितना लिखते हैं, ताकि हमें अच्छे नंबर मिलें। भूगोल एक ऐसा विषय है विद्यार्थियों, तो सबसे ज़्यादा आपको नंबर देगा, मेरा ये मानना है, आपकी उम्मीद से ज़्यादा नंबर आपको भूगोल विषय में मिलते हैं। तो अपने इस दोस्त भरत सेन को दीजिए आज यही अनुमति।
कल इसी समय आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हम मानव भूगोल की परिभाषा और मानव भूगोल की प्रकृति को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको क्या समस्या उसमें आई, कौन सी बात आपके समझ में नहीं आई, वो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, ताकि हम अगली कक्षा में पहले आपके इस कमेंट को देखकर, आपकी समस्याओं को देखकर और उनका समाधान करें, फिर आगे वाले जो विषय क्षेत्र है या मानव भूगोल का जो महत्व है उसके बारे में बात करेंगे। 2 कक्षाओं में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ओके, धन्यवाद।